हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जियो पॉलिटिक्स। नाउ मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रिसेंटली जो सीरिया की कैपिटल है ना दमाश्कस, यहाँ पे ईरान की कौंसुलेट के ऊपर अचानक से कुछ मिसाइलों ने हमला कर दिया, जिसमें ईरान के कई बड़े जो मिलिट्री कमांडर थे ना वो मारे गए। ईरान ने इस हमले का जो आरोप है ना वो इसराइल के ऊपर लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन जो उनके मिनिस्टर्स हैं ना उन्होंने मीटिंग में ये कहा कि इसराइल अपने डिफेंस के लिए वो सब कुछ करेगा जो उसके लिए ज़रूरी है। तो मिलिट्री एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि ये जो अटैक है ना वो इसराइल ने ही किया है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं कि इसमें जो हाथ है ना वो इसराइल का ही है। नाउ ये जो अटैक हुआ है ना ये इसराइल हमास की जो वॉर शुरू हुई है उसके बाद से ये इस सीरीज़ का एक बड़ा अटैक मान के चला जा रहा है। रीज़न क्योंकि इस बार जो अटैक हुआ है ना वो किसी काउंसुलेट के ऊपर हुआ है, और जो काउंसुलेट होती है ना वो जिस भी कंट्री की होती है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, उसका एक लैंड मान के चला जाया करता है कि वो उसका पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे उनके लॉज होते हैं, उनकी सोवरेनिटी होती है, उनकी डिग्निटी होती है। तो इस बार जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है ना, ऐसा मान के चल रहे हैं कि अब तक इससे पहले जितने भी अटैक किए गए थे उनसे ये अलग है, क्योंकि इस बार इसराइल ने जो ईरान की डिग्निटी और सोवरेनिटी है ना उसको चैलेंज किया है। नाउ ये जो पूरा इंसिडेंट है ना इसके पीछे की डीप जियोपॉलिटिक्स आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। नाउ फर्स्ट ऑन फर्स्ट, इसराइल ने सीरिया के अंदर जाकर ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक क्यों किया? और एक बार को किया तो किया, चलो मान लेते हैं कि इसमें इसराइल का हाथ है, तो सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? क्वेश्चन लेजिटिमेट है, क्योंकि इस केस में क्या हुआ ना, अभी जो खबर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ एयरक्राफ्ट अंदर आए और जो कॉन्सुलेट है ना उसकी बॉम्बिंग करके चले गए, और जो दूसरी थीसिस है ना उसके अकॉर्डिंग गोलन हाइट से कुछ मिसाइल लॉन्च करी गई थी जिसने कॉन्सुलेट को हिट किया। और ये अपने आप में ना शॉकिंग है और शॉकिंग नहीं भी है, बताता हूँ कैसे। साल 2011 में क्या हुआ ना, सीरिया में सिविल वॉर हो गया, जिसके बाद बशर अल असद ने अपनी सरकार बचा के रखने के लिए ना ईरान का सपोर्ट लिया और साथ ही में रशिया का सपोर्ट लिया। रशिया ने तो सपोर्ट के नाम पे अपना जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना वो ही सीरिया को दे रखा है। लेकिन इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बाद भी सीरिया के ऊपर ऐसा हमला हो जाता है ना, ये शॉकिंग है, क्योंकि आयरन डोम से ना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी बताई जाती है। लेकिन इस केस में मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि S-400 की बैटरीज जो हैं वो कम रही हैं सीरिया में। ये भी काफ़ी लंबे समय से एक इशू रहा है, बशर अल असद की जो सरकार है वो S-400 की ज़्यादा डिमांड करती है रशिया से। और इस अटैक में जो इसराइल है ना उनकी डिफेंस फोर्सेस ने, उनकी एयर फोर्सेस ने काफ़ी लंबे समय से इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया और उसके बाद काफ़ी प्रिसाइजली जो ये अटैक है ना वो कैरी आउट किया है। और ये ईरान के लिए ना बहुत बड़ा सेटबैक है, आपको समझाता हूँ कैसे। ईरान ने ना कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाने की नहीं सोची, क्योंकि ईरान ये बात अच्छे से जानता है अगर वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा तो उनकी अपनी कंट्रीज़ में एक आर्म स्ट्रगल हो सकता है, इसके अलावा एक रेवोल्यूशन हो सकता है जो कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना उसको ओवरथ्रो कर सकता है। इसीलिए ईरान ने क्या किया, मिडिल ईस्ट में ना अपना प्रोक्सीज का एक नेटवर्क बना रखा है, जिसके बारे में आपने ओवर द ईयर्स बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे और पढ़े होंगे, चाहे आपने हिजबुल्ला के बारे में पढ़ा हो, चाहे आपने हुतीस के बारे में पढ़ा हो। और इसमें आपने कई बार पढ़ा होगा सबसे जो ज़्यादा पावरफुल है वो हिजबुल्ला है, उसके पास 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स हैं, इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा फाइटर्स हैं। इसके बाद आपने हुतीस के बारे में सुना होगा जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन मैं अगर आपको ईरान के पर्सपेक्टिव से बताऊं ना तो सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल है ना वो है सीरिया में बनाया है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का प्रोक्सी नेटवर्क। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि इसराइल को काउंटर करने के लिए ही देखिए हिजबुल्ला को ईरान ने बनाया, इसके अलावा गाज़ा में हमास को फंड करता है। लेकिन कभी आपने सोचा इनको हथियारों की आपूर्ति कहाँ से होती है, इनको हथियार मिलते कहाँ से हैं? एक बार को खबर आ जाती है कि ईरान का इसके पीछे हाथ था, लेकिन ईरान तो मीलों दूर है और ईरान को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है अमेरिका। मेडिटेरेनियन सी में भी कई बार खबर आती है हुतीस के लिए जो सप्लाई कर रहा था आर्मामेंट उसको पकड़ लिया। तो ईरान इस तरीके से कर कैसे देता है कि वो हिजबुल्ला तक, इसके अलावा हमास तक जो है हथियार पहुंचा देता है। तो ऐसा है ना वो जो सीरिया के थ्रू करता है। बट वेट, इसराइल के ऊपर जो भी हमले होते हैं चाहे वो हिजबुल्ला करे या फिर हमास करे, उनके लिए जो आर्मामेंट की सप्लाई हो रही है वो सीरिया अपने टेरिटरी से क्यों होने देता है? वो ईरान को मना क्यों नहीं करता? वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, साल 2011 में सीरिया में सिविल वॉर हो जाता है, लेकिन बशर अल असद अपनी सरकार बचा लेते हैं। रीज़न, ईरान और रशिया उनकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। रशिया को तो एक बार अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन उसको सीरिया में जगह मिल जाती है, उस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ईरान को यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। अपनी मेनलैंड टेरिटरी के बीच में और अपनी प्रोक्सीज के बीच में जो डिफरेंस था ना उसको कवर करने के लिए वो सीरिया के थ्रू एक चैन बना लेता है, और कल को ये चैन बहुत काम भी आती है, जो कि आज दिख भी रही है। इसराइल ने हमास को जो फंडिंग की उसके बाद उसने ऐसा ब्रूटल अटैक कैरी आउट किया इसराइल के ऊपर। यहाँ पे मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ, भले मैं जियोपॉलिटिक्स की आपको अपडेट देता हूँ लेकिन एनालिसिस करके देता हूँ। फिलहाल के लिए जो अटैक 7 तारीख को हमास ने इसराइल के ऊपर किया था ना, इसमें ईरान का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास ने जिन आर्मामेंट्स के थ्रू ट्रेनिंग सालों से ली है ना वो उनको ईरान से ही मिले थे। एनीवे, इसराइल के खिलाफ सीरिया में तो ईरान ने अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर ली, लेकिन असद की गवर्नमेंट को क्या मिला इस सब में? यहाँ पर मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन बशर अल असद के सामने सबसे जो बड़ा सवाल है ना वो साल 2011 में आया था, जब अरब स्प्रिंग का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इस समय क्या हो रहा था, जो अरब कंट्रीज़ है ना, इसके अलावा जो इस्लामिक
इस्लामिक कंट्रीज़ हैंगी, यहाँ पे एक के बाद एक मिलिट्री coup हो रहे थे और डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। और असद भी ये बात अच्छे से जानते थे कि ये जो लहर है ना वो सीरिया में भी आएगी, और इसे काउंटर करने के लिए ना असद की गवर्नमेंट ने सभी रेडिकल तरीके अपना लिए। एक बार को तो खबर ये भी आई थी कि सीरिया में असद ने केमिकल वेपन यूज़ किए हैं। और इस सब के बाद क्या हो रहा था ना, सीरिया को लेकर जो भी सपोर्ट था वो पूरी तरीके से इंटरनेशनली क्रैश हो गया। अब असद को चाहिए था सपोर्ट, और वो सपोर्ट आया रशिया से और इसके अलावा ईरान से। और इस सब में भी जो रशिया आएगा ना, वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई में उलझ गया था, अभी वाली नहीं, साल 2014 में जो क्राइमिया को लेकर हुई थी। इसलिए जो असली सपोर्ट आएगा ना वो ईरान से आया, मिलिशियाज के थ्रू। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सीरिया में जो भी सपोर्ट असद को मिला था ना ईरान का, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो ब्रांच उसने बनाई हुई है ना सीरिया के लिए, उन मिलिशियाज के थ्रू मिला था। क्योंकि हमास ने क्या किया था, जो असद के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे ना, उनका साथ दिया था। इसलिए लंबे समय तक असद की और हमास की बनती नहीं थी। हालांकि बाद में असद और हमास के बीच में जो रिलेशन है वो ईरान ने और रशिया ने नॉर्मलाइज करवाए थे। खैर इस पर कभी बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो, असद को जो सपोर्ट मिल रहा था ना वो सिर्फ इन मिलिशियाज का इसलिए नहीं मिल रहा था कि वो यहाँ पे सीरिया में आकर असद के लिए लड़ रहे हैं। इसके पीछे एक लार्जर गेम भी थी, और इसके पीछे जो ये लार्जर गेम है ना, बेसिकली ये असद का ब्रॉड विजन है जो उन्होंने अरब स्प्रिंग के समय ही देख लिया था। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ना अब डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया है, और असद ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक ना एक दिन सीरिया में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन की मांग होगी, और उन्हें इसको फुलफिल करने के लिए इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। ऐसे में कल को डेमोग्राफी मेरे फेवर में हो और मैं इलेक्शन में पावर में आ जाऊँ, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। ये समझने से पहले ना अब आप ये जान लो कि फिलहाल के लिए सीरिया में डेमोग्राफी क्या है। सीरिया की जो करंट में पॉपुलेशन हैगी ना वो 24 मिलियन के लगभग हैगी, और इसमें से जो 74% है ना वो सुन्नी है, 10% इसमें से क्रिश्चियन हैंगे, और जो 3% हैं वो शियाज हैं। ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ के अपोजिट अगर आप सीरिया को देखोगे तो यहाँ पे सुन्नी डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास लीडरशिप नहीं है। कोई भी अभी तक साल 2011 के सिविल वॉर के बाद से सीरिया में सुन्नियों को रिप्रेजेंट करने वाला लीडर नहीं आया है। प्रेजेंट में भी यही हाल है। जो असद है ना तो ये सिया है ना ही ये सुन्नी है, ये खुद को अलावाइट बताते हैं, जो कि सुन्नी और शिया के बाद इस्लाम में सबसे बड़ा तीसरा सेक्ट हैगा। और इसी सब में जो असद है ना उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो जो सुन्नीज़ है ना उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जो दूसरे सेक्ट है ना उनको अपीस करने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा वो सबसे बड़ा काम क्या कर रहे हैं, जो मिलिशियाज ईरान सीरिया में भेज रहा है ना मदद करने के लिए असद की, उनको उनका काम खत्म होने के बाद सीरिया की सिटीजनशिप दी जा रही है। इसको लेकर बहुत से ओवर द ईयर्स आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, किस तरीके से जो इलीगली है वो सीरिया में इनको बसाया जा रहा है। इजराइल इसको बहुत अपोज कर रहा है, क्योंकि इजराइल इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानता है कि आप गोलन हाइट्स के पास हमारे दुश्मनों को इस तरीके से बसा रहे हो। एक बार को रशिया के साथ मिलकर उसने डिसाइड भी कर लिया था कि 40 किलोमीटर का एक रेडार होगा जिसके बीच में यहाँ पे किसी को भी नहीं बसाया जाएगा। हालांकि बाद में 15-20 किलोमीटर की रेंज डिसाइड की गई थी, और उसके बाद इजराइल भी मान गया था और रशिया भी मान गया था। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे इजराइल के खिलाफ सीरिया में जो ईरान ने नेटवर्क बनाया हुआ है ना प्रोक्सीज का, ये क्यों इंपॉर्टेंट हैगा सीरिया के लिए, ईरान के लिए, हिजबुल्ला के लिए और हमास के लिए। और ये जो इतना क्रूशियल प्रोक्सीज का नेटवर्क हैगा ना, इसको ईरान के लिए डील कौन करता था, इसको डील करता था बेसिकली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक कमांडर जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद रजा जाहिदी। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, यही लीडर था इस पूरे नेटवर्क का। और रिसेंटली जो सीरिया में काउंसलेट के ऊपर अटैक किया है उसमें इसे ही टारगेट किया गया है, और इसकी जो मौत है ना वो बड़ी मानी जा रही है। कितनी बड़ी मानी जा रही है, उतनी बड़ी मानी जा रही है जितना बड़ा कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन का अटेम्प्ट था, जो कि साल 2020 में यूएसए ने एक ड्रोन के थ्रू कैरी आउट किया था, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन सुलेमानी की डेथ में और जाहिदी की डेथ में अंदर ये है ना, जो जाहिदी की डेथ हुई है ये ईरान की काउंसुलेट में हुई है, जो कि सीरिया में हैगी। और मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी कंट्री की जो काउंसुलेट होती है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो पर्टिकुलर उस कंट्री का लैंड एरिया ही होता है। और इसलिए ऐसा मान के चल रहे हैं कि सुलेमानी की डेथ के बाद एक बार को ईरान ने जो भी काउंटर मेजर्स लिए थे ना, उनके अपोजिट इस बार वो ज़्यादा बड़े एक्शन लेगा, क्योंकि इस बार इसराइल ने जो है ना ईरान की काउंसुलेट को टारगेट किया है, जो कि उनकी कंट्री का ही लैंड एरिया है। इसलिए ऐसा मान के चल रहे हैं कि उन्होंने उनकी सोवरेनिटी को चैलेंज किया है। और इसे ही लेकर ना अभी CIA ने इसराइल को वार्न किया है कि ईरान आपके खिलाफ एक आने वाले समय में रिटेलिएशन का अटेम्प्ट करने वाला है। ये अटेम्प्ट किस तरीके का होगा, मेनलैंड इसराइल को ईरान से टारगेट किया जाएगा या फिर प्रॉक्सीज के थ्रू इसराइल के डेलीगेशन को आउटसाइड इसराइल टारगेट किया जाएगा, जो भी हो ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, रशिया ने इसराइल की खुलकर आलोचना की है, ये कहकर कि ये जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके पीछे रीजन हैगा, रशिया नहीं चाहता रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, ऐसे में जो मिडिल ईस्ट में उसने सीरिया में अपनी ग्रिप बनाई है वो स्ट्रॉन्ग की बजाय कमजोर हो जाए। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने ईरान को ये कंफर्म कर दिया है कि अगर हमारे ट्रूप्स को जो कि ओवरसीज टेरिटरी में डिप्लॉय कर रखे हैं ना हमने, अगर आपने उनको टारगेट किया तो हम रिटेलिएशन करेंगे। लेकिन साथ ही में जो व्हाइट हाउस है वो नेतन्याहू को ये भी समझा रहा है कि अब आप ये वॉर एस्केलेट मत कीजिए, क्योंकि इस सब में जो यूएसए के इंटरेस्ट है ना मिडिल ईस्ट में वो पूरी तरीके से हर्ट हो रहे हैं। और दूसरा इसका जो रीजन है ना वो है रशिया का असोल्ट कैंपेन, जो कि यूक्रेन के खिलाफ शुरू होने वाला है, जिसको काउंटर करने के लिए यूएसए को जल्दी से जल्दी मिडिल ईस्ट में यहाँ से निकलना होगा। लेट्स होप, फिंगर क्रॉस, ये जो दोनों ही वॉर हैं जल्दी ही एंड हो जाए। हालांकि देखकर जो सिचुएशन अभी बनी हुई है लगता है नहीं कि ऐसा होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।